शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। किसी समय अमरावती जिले को शिवसेना का मजबूत गढ़ माना जाता था और यहाँ पर शिवसेना का सांसद रहने के साथ ही शिवसेना के 4 विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव में शिवसेना का कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हो पाया। साथ ही हाल ही में विधान परिषद सीट हेतु हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भी शिवसेना प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में शिवसेना के हाथ से यह मजबूत गढ़ लगातार फिसलता दिखाई दे रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर काफ़ी हद तक नाराजगी देखी जा रही है। बहुत संभावना है कि आगामी दिनों में अमरावती जिले व शहर में शिवसेना की इकाइयों में काफ़ी फेरबदल होता दिखाई दे। बताना लाजमी है कि अमरावती जिला शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का ननिहाल है, जिसके चलते स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सहित शिवसेना के पार्टी प्रमुख व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अमरावती जिले के प्रति विशेष लगाव है। साथ ही इससे पहले खुद बाला साहब ठाकरे का कई बार अमरावती आना हुआ है, जिसके चलते अमरावती में शिवसैनिकों की अच्छी खासी फौज खड़ी हो पाई और यहाँ पर पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ भी बनाई, जिसके दम पर अमरावती संसदीय क्षेत्र से अनंत गुड़े व आनंदराव अड़सुल 2 बार सांसद निर्वाचित हुए। साथ ही ज्ञानेश्वर धाने पाटिल, प्रदीप वडनेरे, संजय बंड व प्रकाश भारसाकले किसी समय शिवसेना के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा कई सीटों पर शिवसेना ने अपने साथ युति रहने वाली भाजपा के प्रत्याशियों की जीत में भी अमरावती जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट पर शिवसेना प्रत्याशी की हार होते ही यहाँ पर पार्टी लगातार ढलान की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा परिणाम हाल फिलहाल संपन्न अमरावती संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में दिखाई दिया, जब शिवसेना के पास महाविकास आघाड़ी के तौर पर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन था। इसके बावजूद सेना प्रत्याशी श्रीकांत देशपांडे को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब पार्टी में अपनी स्थिति और हार को लेकर जबरदस्त चिंतन व मनन शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष गणेशोत्सव व दुर्गोत्सव पर्व के अवसर पर मनपा प्रशासन द्वारा वडाली परिसर स्थित प्रथमेश तालाब पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही लोगों से आह्वान किया जाता है कि वे अपने यहाँ स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं को कुएं जैसे जल स्रोत में विसर्जित करने की बजाय प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले कृत्रिम तालाब में विसर्जित करें, ताकि जल प्रदूषण न हो। मनपा की इस पहल को स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यापक प्रतिसाद भी मिलता आया है और मनपा प्रशासन द्वारा दावा किया जाता रहा है कि कृत्रिम तालाबों में विसर्जित की गई मूर्तियों का बाद में योग्य तरीके से निस्तारण किया जाता है, जिसके तहत इन कृत्रिम तालाबों में मिट्टी भरकर उन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस समय वडाली परिसर के प्रथमेश तालाब में विसर्जित की गई सैकड़ों प्रतिमाएं बड़ी ही दीनहीन स्थिति व भग्नावस्था में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसमें पीओपी से बनी प्रतिमाओं पर तो विसर्जन का मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा चलाए गए पीओपी मुक्त मूर्ति अभियान की भी पोल खुल रही है। साथ ही कचरे की भांति फैली इन मूर्तियों को देखकर किसी का भी व्यथित होना स्वाभाविक है। ऐसे में अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि इन सभी विसर्जित मूर्तियों को एक स्थान पर जमा करते हुए मनपा प्रशासन द्वारा उनका सम्मानजनक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। अकोट अंजनगांव रोड पर मॉर्निंग वॉक करने हेतु निकले 4 लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारकर बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बुरी तरह से घायल 2 लोगों ने अस्पताल में ले जाए जाने के बाद दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अकोट ग्रामीण पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन चालक को वाहन सहित गिरफ्तार किया है। मृतकों की शिनाख्त अकोट निवासी शालिग्राम राउत, गजानन नेमाड़े व उत्तम साठे के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में अकोट निवासी अनंतराव बोरोडे बुरी तरह से घायल हुए हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सख्त व कड़े दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी किसानों को कर्ज वितरण करने के काम में बैंकों ने अपनी अड़ियल नीति को कायम रखा है। इस बार रबी का सीजन करीब आधा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक केवल 34% कर्ज वितरण का ही काम हो पाया है। ऐसे में कर्ज वितरण का कुल लक्ष्यांक पूर्ण करने हेतु और कितना वक्त लगेगा अभी यह तय नहीं है, जिसकी वजह से किसान लगातार बैंकों में चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। इस बार खरीफ सीजन में अपेक्षित उत्पादन नहीं होने की वजह से कई किसानों ने अपनी खरीफ फसलों को अपने ही हाथों उजाड़कर अपने खेतों में रबी फसलों की तैयारी शुरू की और रबी सीजन के लिए बैंकों के पास कर्ज की मांग का प्रस्ताव पेश किया। जिला प्रशासन ने रबी सीजन के लिए 430 करोड़ रुपए के कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से नवंबर माह के अंत तक 15,471 किसानों को 141 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज वितरित किया गया। इसमें भी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का योगदान 0 है। वहीं राष्ट्रीयकृत ग्रामीण व कॉरपोरेट क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कर्ज वितरण का हिस्सा 34% है। राष्ट्रीयकृत व निजी क्षेत्रों की बैंकों ने 294 करोड़ रुपए के कर्ज वितरण का लक्ष्य तय किया था, जिसमें से 15,400 किसानों को 146 करोड़ 27 लाख रुपए वितरित किए गए हैं।
यह इनके कुल लक्ष्य की तुलना में करीब 50% है। वहीं ग्रामीण बैंकों द्वारा 123 करोड़ रुपए का कर्ज वितरण किया गया है। पुरानी पेंशन योजना में बाधक रहने वाली 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने के निर्णय पर आज शिक्षक व स्नातक विधायकों की बैठक में शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग द्वारा महाराष्ट्र निजी शाला कर्मचारी नियमावली 1981 की सेवा शर्तों में बदलाव सुझाने वाली अधिसूचना 10 जुलाई को जारी की गई थी। इस अधिसूचना में बदलाव होने पर राज्य में 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त हजारों मुख्याध्यापकों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने के अधिकार संकट में आ गए थे, जिसकी वजह से इसके खिलाफ शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा था, जिसे देखते हुए शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जिले में अप्रैल से दिसंबर माह के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने का काम फिलहाल चल रहा है। नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है, जिसके चलते यह मतदाता सूची अब 14 दिसंबर को प्रकाशित होगी। ऐसी जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को दी गई है। बीते शुक्रवार को बाइक रैली लेकर अमरावती से दिल्ली जाने हेतु रवाना हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू इस समय अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजस्थान व हरियाणा राज्य की सीमा के सुनेडा गांव के पास पहुंच गए हैं। राजस्थान के भरतपुर से हरियाणा के पलवल की ओर आगे बढ़ रहे राज्य मंत्री बच्चू कडू की बाइक रैली को सुनेडा गांव के पास रोका गया है, लेकिन वे किसी भी हाल में नई दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने हेतु अड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रहार कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त सनातनी वाली स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बीती शाम राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने समर्थकों के साथ राजस्थान के भरतपुर पहुंचे थे, जहां से आगे बढ़ते हुए उन्हें दिल्ली जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से होकर गुजरना था और यूपी पुलिस ने अपने राज्य की सीमाओं पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाते हुए उन्हें जगह जगह पर यूपी की बॉर्डर क्रॉस करने से रोका। ऐसे में अब तक बेहद शांतिपूर्ण व संयत तरीके से बाइक रैली लेकर आगे बढ़ रहे राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने आक्रामक तेवर में आते दिखाई दिए और उनकी यूपी पुलिस के साथ मथुरा बॉर्डर सहित भरतपुर बॉर्डर पर जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू ने राजस्थान के भरतपुर में ही रक्तदान शिविर आयोजित करते हुए अपने समर्थकों के साथ इस शिविर में रक्तदान किया और अपना खून देकर किसान आंदोलन को समर्थन देने का संकल्प जताया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से बचते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू की बाइक रैली भरतपुर से हरियाणा के पलवल की ओर आगे बढ़ी, जहां से दिल्ली की दूरी मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन पलवल पहुंचने से पहले ही 40 किलोमीटर पहले हरियाणा पुलिस ने राज्य मंत्री बच्चू कडू की बाइक रैली में शामिल सभी वाहनों और कार्यकर्ताओं को सुनेडा गांव के पास रोक दिया। ऐसे में बच्चू कडू ने अपने समर्थकों के साथ रास्ते पर ही ठिया आंदोलन शुरू करते हुए जबरदस्त नारेबाजी करनी शुरू की। हरियाणा पुलिस द्वारा बच्चू कडू को किसी भी हाल में पलवल आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री बच्चू कडू किसी भी हाल में पलवल पहुंचने के बाद वहां से आगे दिल्ली पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गत रोज केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे द्वारा दिए गए बयान को आड़े हाथ लेते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि यदि राव साहब दानवे अपने बेतुके बयान देने से बाज नहीं आते हैं तो वे राव साहब दानवे को उनके घर में घुसकर उनकी पिटाई जरूर करेंगे। बता दें कि राव साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन व पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतों का हाथ रहने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि राव साहब दानवे का एक बार डीएनए टेस्टिंग कराया जाए। वहीं दूसरी ओर मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार भी अपने सैकड़ों समर्थक किसानों के साथ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु इस समय दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने समर्थक किसानों के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि विगत 8 दिसंबर को भारत बंद आंदोलन में विधायक देवेंद्र भुयार ने वरुण मोर्शी तहसील में रास्ता रोको आंदोलन करते हुए एक मोर्चा निकाला था और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन घोषित किया था। भारत बंद आंदोलन के तुरंत बाद विधायक देवेंद्र भुयार अपने सैकड़ों किसान समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने वहां आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करते हुए उन्होंने वहां पहुंच रहे किसानों के साथ मुलाकात करने के बाद अपने दिल्ली पहुंच जाने की जानकारी दी। देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन की पुरानी इमारत के साथ ही बनाई जाने वाली नई इमारत का काम शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन गुरुवार 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सांसद व नेता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी शिरकत की और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। अमरावती शहर में लगभग बेतरतीब हो चुकी यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने गुरुवार को खुद शहर के कुछ चौक चौराहों का मुआयना करते हुए वहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यातायात पुलिस के पूर्व व पश्चिम विभाग कार्यालय को भेंट देते हुए वहां पर चलने वाले कामकाज का भी मुआयना किया।
अमरावती के शहरी क्षेत्र में स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश देने हेतु चलाई जा रही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के तहत गुरुवार 10 दिसंबर से प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। इसके तहत शुक्रवार 11 दिसंबर तक ऑप्शन फॉर्म भरे जा सकेंगे और 15 दिसंबर को मेरिट सूची घोषित होगी, जिसके बाद 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच विद्यार्थियों को उन्हें उनकी पसंद क्रम के अनुसार आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी केंद्रीय प्रवेश समिति के प्राध्यापक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है। जिले में गुरुवार 10 दिसंबर को कोरोना के 74 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,422 पर जा पहुंची। गुरुवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 58 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 5 अल्पवयीन बच्चों सहित 46 पुरुषों व 23 महिलाओं का समावेश है। इसमें अमरावती शहर के 50 और ग्रामीण इलाकों के 24 लोग शामिल हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में से 101 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 17,593 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 193 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 81 और ग्रामीण क्षेत्र में 168 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 442 है। इसके अलावा गुरुवार को कोरोना संक्रमण के चलते 2 मरीजों की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 387 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। हमेशा ही अपने पास इलाज करवाने हेतु आने वाली एक महिला के साथ सहानुभूति जताते हुए उसे अपने दोस्त से आर्थिक सहायता दिलवाने की बात कहकर एक डॉक्टर ने उस महिला को अपनी कार में बिठाया और उसे पानी में कोई नशीली दवा पिलाते हुए उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ दुराचार किया। यह घटना चांदू रेलवे मार्ग पर SRPF क्वार्टर के पास विगत 7 दिसंबर की रात 10 से 10:30 बजे के आसपास घटित हुई। इस मामले में महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिंधु नगर परिसर निवासी 48 वर्षीय डॉक्टर लच्छूराम जाधवानी के खिलाफ दफा 376 के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही गुरुवार 10 दिसंबर को फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। समीपस्थ टाकरखेड़ा पूर्णा गांव में रहने वाले रामसेवक पाताल बंसी के घर में इन दिनों एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हो रही है। विगत मंगलवार से उनके घर में रखे कपड़ों व प्लास्टिक के सामानों में अचानक आग लगनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पूरे परिवार के सदस्यों में डर की लहर व्याप्त है। पहले यह माना गया कि शायद विद्युत आपूर्ति में किसी तरह की कोई गड़बड़ी रहने की वजह से यह आग लग रही होगी। ऐसे में महावितरण कार्यालय से शिकायत की गई और महावितरण कर्मचारियों ने घर की विद्युत आपूर्ति बंद करने के साथ ही सर्विस लाइन व अर्थिंग तार भी निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद घर में रखे सामान अचानक आग पकड़ने लगे। ऐसे में पातालवंशी परिवार के सदस्यों ने घर में रखे प्लास्टिक के सामान और कपड़ों को घर से उठाकर बाहर आंगन में लाकर रख दिया। यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद इन सामानों से अचानक आग की लपटें उठ रही हैं, जिन्हें बार बार बुझाया जा रहा है। विगत 2 दिनों से चल रहे इस घटनाक्रम की वजह से पूरे परिसर में अंधश्रद्धा को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं और लोग बाग इस रहस्यमय घटना को देखने के लिए पातालवंशी परिवार के घर पर पहुंच रहे हैं। इन दिनों शहर में आए दिन किसी न किसी महिला के गले से चेन व मंगलसूत्र झपटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और विगत 1 माह से शहर में रोजाना कहीं न कहीं चेन स्नैचिंग की वारदात घटित हो रही है। गुरुवार को भी अमरावती शहर में 4 स्थानों पर ऐसी वारदात घटित हुई, जिसमें 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन चुरा ली गई। वहीं 2 स्थानों पर चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया गया। ये चारों घटनाएं राजापेट परिसर के मालू नगर, प्रशांत नगर बगीचा, कठोरा रोड पर पोटे टाउनशिप तथा रामपुरी कैंप परिसर में घटित हुई हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में लगातार बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी हैरान परेशान है और पुलिस प्रशासन ने चेन स्नैचिंग करने वाले दोपहिया वाहन धारकों की खोजबीन करने हेतु पूरे शहर में नाकाबंदी करनी शुरू कर दी है, जहां पर हर वाहन की जांच की जा रही है। बुधवार को अपराध शाखा पुलिस का दल अपराधियों की तलाश में ताजनगर परिसर पहुंचा, जहां पर उन्हें 2 चेन स्नैचर रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी। यहां से पुलिस ने सैयद साजिद व अजहर अली नामक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अपराधी दिव्यांग बताया जाता है। अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदोला खुर्द के समीप बुधवार की रात 8 बजे तेज रफ्तार से दौड़ती हुई एक टवेरा कार में अचानक आग लग गई। वाहन चालक को जैसे ही अपने वाहन में आग लगने की भनक लगी तो वाहन चालक ने तुरंत कार को रास्ते के किनारे रोकते हुए कार में सवार 14 मजदूर महिलाओं को तुरंत बाहर निकाला। इन महिलाओं के बाहर निकलते ही यह वाहन धू कर जलते हुए पूरी तरह से खाक हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तिवसा पुलिस व अग्निशमन विभाग दल घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। बता दें कि 10 दिन के अंतराल में राष्ट्रीय महामार्ग पर तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन में आग लगने की यह दूसरी घटना है। विगत 30 नवंबर को रात 2 बजे तिवसा पुलिस थाने के ठीक सामने एक ट्रैवल्स बस जलकर खाक हो गई थी। उस घटना में भी किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। साथ ही बीती रात घटित हुई घटना में भी वाहन में सवार सभी लोग सौभाग्यवश बाल बच गए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।